हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हम आपके सामने जो लेके आए थे वह क्या था, स्पेक्ट्रल सीरीज एटम्स का। और एटम्स से जो हमको स्पेक्ट्रम मिलते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिलते हैं, उनमें स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती हैं, ये हम लोगों ने बात किया। अभी उससे पहले जो बात हुई थी वह क्या बात हुई थी, हाइड्रोजन एटम के बारे में कुछ बात हुई थी। जो न्यूक्लियर मॉडल था रदरफोर्ड का एटम का, उसमें उसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि स्पेक्ट्रम में जो डिस्क्रीट लाइंस दिखती हैं, जो विजिबल हैं, उनकी वजह क्या है। बहुत सारी वेवलेंथ्स क्यों नहीं ये आती हैं, कुछ ही वेवलेंथ्स क्यों अपीयर होती हैं स्पेक्ट्रम में, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है तो। साथ में एटम की स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन था कि एटम में क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। दीज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जाम्पल ऑफ accelerated electrons. So these accelerating electrons, according to classical mechanics, they must radiate radiation energy, or they must radiate energy, and ultimately, okay, they should fall in the nucleus and destroy themselves. But this doesn't happen. वहाँ पर क्या होता है, एटम स्टेबल होता है, हर चीज़ का एक अपना स्ट्रक्चर और किसी मटेरियल के अंदर एटम्स का अपना कॉन्फ़िगरेशन सब एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो तय है कि एटम क्या है, स्टेबल है, या वो स्टेबल एक स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा था, एक तो उसके स्पेक्ट्रम को और उसकी स्टेबिलिटी को। तो इसी को लेकर के नील्स बोर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, हालांकि उनका भी बिलीफ था कि रदरफोर्ड मॉडल क्या है, ये ठीक है, बहुत ही एक प्रोग्रेसिव मॉडल है और इससे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है और बहुत लॉजिकल है, ऐसा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं स्पेक्ट्रम में, एक तो कुछ ही वेवलेंस का अपीयर होना एक वजह, दूसरी चीज़ रिलेटिव इंटेंसिटी। हालांकि वो बोर के मॉडल में भी नहीं क्लियर हो पाया कि कोई लाइन ब्राइट और कोई कम ब्राइट क्यों होती है, और स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने। तो रदरफोर्ड लैब में ही नील्स बोर ने भी काम किया एंड 1912-1913 में इनका बहुत सारा काम आया। तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का की जो थियरीज थी उनसे बहुत कुछ एक्सप्लेन किया सका सक्सेसफुली, एंड इवन दोज एक्सप्लेनेशंस दे वर वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट्स। तो वो भी करेक्ट थे, ऐसा बात नहीं है कि वेव थियरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी क्या था, कोई गलत था या उससे बहुत सारी चीज़ें जिससे वैलिड नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, और उसके बारे में फिर ये मॉडिफिकेशंस और नए नए प्रेडिक्शंस आए बाद में। तो उन्हीं में से रदरफोर्ड के मॉडल में ही मॉडिफिकेशन के साथ नील्स बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत दिया। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोर मॉडल ऑफ, इवन लिखा हुआ हाइड्रोजन एटम। तो पहले भी कह चुके हैं कि अगर एक मॉडल के लेवल पर अगर किसी एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है, उसके स्पेक्ट्रम की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करना है, तो सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन ही है और इजी है उसको एक्सप्लेन करना। बाकी जो बड़े एटम्स हैं उनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है उनके स्पेक्ट्रम में कि उनको हम किसी थियरी और किसी फार्मूले वगैरह से फ्रेम नहीं कर सकते। तो चलते हैं उधर, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उस पर बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियोस आपको पहुंचते हैं उनको शेयर करिए, पूरा देखा करिए।
आपके पास कुछ उसमें कुछ डाउट्स हैं या आपके कुछ सुझाव हैं तो हमारे तक ज़रूर पहुंचाइए, ये हमारे लिए और आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो नील्स बोर, okay, around 1912-1913 he studied much about Rutherford model and even about other things, and he gave his model in the form of 3 postulates, and even this model was modified model of Rutherford. तो अगेन न्यूक्लियर मॉडल जो एटम का उन्होंने वैसा ही रखा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए। और इससे पहले क्या था, जितने भी क्लासिकल लॉ थे इतने इस्टेब्लिश्ड थे कि उन्होंने बहुत मुश्किल से कुछ नई चीज़ें ऐड कर पाए। और इन्होंने जो आइंस्टाइन और प्लैंक इन्होंने जो काम किया था, उनके जरिए उनके जो आउटकम्स थे उनके काम के, उनको यूज़ करके एटम्स के स्ट्रक्चर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया उन्होंने। तो उन्होंने क्लासिकल लॉज को भी एकदम से छोड़ा नहीं कुछ, और नए लॉज जो इनको हम कहते हैं क्वांटम लॉज, वो लेकर के आए और दोनों का फ्यूज़न कराया एक तरह से। तो जो अर्ली क्वांटम लॉज थे और क्या अर्ली क्वांटम मैकेनिक्स थी और क्लासिकल मैकेनिक्स, दोनों को मिला करके इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स प्रेजेंट किए, उन्होंने दिया और उनके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले क्या परेशानी थी, एक तो जो एक्सप्लेन करना बाकी था वो क्या चीज़ था, अपीयरेंस ऑफ डिस्क्रीट लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। एक तो इनका ये था, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, यानी कि नो कॉन्टिन्यूस एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ओके, नो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ओके, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ओके, ऑफ एटॉमिक वेपर, ये ऐसा था। दूसरी चीज क्या थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये कहना था। सो यूजिंग ओके अर्ली क्वांटम लॉज एंड established, okay, and well established, पहले से ही थे established classical laws, he presented Niels Bohr, okay, Niels Bohr, okay, proposed a modified model in the form of three postulates। तो ये postulates क्या है, पहले कह दिया कि स्टेबिलिटी पर बहुत फोकस था। स्पेक्ट्रम में इन जो कुछ ही लाइंस, स्पेक्ट्रम में कुछ ही लाइंस और भी डिस्टिंक्ट लाइंस के अपीयर होने का वजह क्या था, इन पर इनका फोकस था मॉडल। यही क्वेरीज रह गई थी रदरफोर्ड मॉडल में जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, तो उस पर उन्होंने दिया मॉडल। और ये क्या था, ये क्या पॉस्टुलेट्स थे, वन थिंग मीन्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट, देयर डेफिनेट ऑर्बिट्स एंड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स में एटम में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, एंड ड्यूरिंग देयर रेवोल्यूशन इन स्टेबल ऑर्बिट दे डोंट रेडिएट एनी एनर्जी। सो an electron, you can say an electron in an atom here could revolve
around the nucleus in certain stable orbits without emission of radiant energy. Okay, radiant energy. ओके, क्लासिकल हम इससे पहले क्या था ये कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या है, वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सेलरेटिंग चार्जेस रेडिएट एनर्जी. दिस इज इन contrary to classical laws. Okay, इसकी बात पहले कर चुके हैं. Classical laws, that is accelerating charges radiate energy. तो एक तो ये फर्स्ट पॉस्टुलेट यही था उनका. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम can revolve only in those orbits in which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. H वही Planck constant or 2 pi, you know well. So in an atom, second postulate, so in an atom electron, okay, could revolve around the nucleus only in those stable orbits in which its angular momentum would be integral multiple of h upon 2 pi. Okay, so h being this Planck's constant, and its value is what? H equals 6.63 multiplied by 10 raised to power minus 34 joules second. So this is second postulate. So this is postulate related to stable orbits. इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटाइज्ड है. So this says that angular momentum is quantized. Okay, this says that angular momentum of revolving electron is quantized. Okay, third is another postulate. According to this postulate, electron can make a transition from one of its stable orbits to another orbit. According to third postulate, an electron revolving around the nucleus can make transition from one of its specified non-radiating orbit to another orbit of lower energy, and in this transition it radiates energy
in the form of energy packet, or you can say energy quantum, and that quantum has energy value of what? H nu, or energy value equal to energy difference between those two levels. Okay, so those two orbits, you can say. So here, so this states here, this states an electron revolving around the nucleus, revolving around the nucleus, can make a transition, from one of its specified non-radiating orbits, to another of lower energy. Okay, of lower energy. In doing so, electron radiates energy, in the form of energy quantum, okay, an energy quantum having energy equal to energy difference okay, between levels, those orbits. Okay, those orbits. Suppose this is energy of initial or upper orbit, and this is energy value of lower orbit. So from here to here, if electron jumps or makes transition, then it emits energy quantum h nu. Its energy is h nu, and this h nu is E initial minus E final. Okay, this is energy value. So electron, it jumps from this orbit of energy value Ei to another orbit of lower energy Ef, and in doing so it emits an energy packet of h nu value, and which can be written as like this. So these are three postulates proposed by or given by Niels Bohr, and these postulates matched with experimental facts, and they were able to explain even atomic spectra obtained. So the best tally is with hydrogen atom, because it is very simple atom, and its spectrum is also very simple. So definitely Niels Bohr succeeded in presenting a new model. Still some queries remained there, but after this Niels Bohr model, they were cleared later, and so this was Bohr model of हाइड्रोजन एटम। तो ये इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाह रहे हैं। इसके बाद हम लोग इन एनर्जी वैल्यूज़ ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी वैल्यू, उनकी रेडियस, इन सब के लिए हम लोग मैथमेटिकल रिलेशंस डिराइव करने हैं। तो होप आप
समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे इन स्टेटमेंट्स को। ये इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे। फिर से एक बार निवेदन, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।